हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की बाल विकास की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा कि विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वे कौन कौन सी हैं और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया उनमें कौन कौन सी अवस्थाओं के बारे में बताया। लेकिन जो हम मुख्य अवस्थाएं पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, उनमें जो सबसे पहली अवस्था आती है वो है शैशवावस्था। ठीक है, हम शैशवावस्था के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। उसके बाद में हम बाल्यावस्था के बारे में, फिर किशोरावस्था के बारे में, तो हम पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और जहां जहां से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वे सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। तो हम बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था का जो समय है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक का माना जाता है। ठीक है, जन्म से लेकर 5 और 6 वर्ष का जो समय है वो शैशवावस्था का समय कहलाता है। इन्फेंट, इसे क्या बोलते हैं? इन्फेंट। इन्फेंट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस फेरी। इन प्लस फेरी, इन का अर्थ होता है अयोग्य और फेरी का अर्थ होता है बोलना। इन का अर्थ होता है अयोग्य, फेरी का अर्थ होता है बोलना, यानी बोलने की अयोग्य अवस्था कौन सी कहलाती है? शैशवावस्था। ठीक है, बोलने की अयोग्य अवस्था कौन सी कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। अब हम शरीर से रिलेटेड, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके जो शारीरिक विकास होता है वो कितना होता है, क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जन्म के समय जो बालक शिशु होता है इसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर की होती है, लगभग 51 सेंटीमीटर की होती है। और अंत में इसकी जो लंबाई होती है, यानी इस अवस्था के अंत तक 5 से 6 वर्ष वाली जब आज हो जाता है बच्चे का, उस यानी इस अवस्था के अंत में जो बच्चे की बालक शिशु की लंबाई होती है वो 108 सेंटीमीटर हो जाती है, लगभग 108 सेंटीमीटर। जन्म के समय बालक शिशु की लंबाई 51 सेंटीमीटर की, और जब वो इस अवस्था का अंत हो रहा होता है उस समय बालक शिशु की लंबाई 108 सेंटीमीटर होती है, लगभग 108 सेंटीमीटर होती है। वहीं बालिका शिशु के जन्म के समय जो लंबाई होती है वो 50.5 सेंटीमीटर की होती है, यानी इससे बालक शिशु से 0.5 सेंटीमीटर कम लंबी, लेकिन बाद में इस अवस्था के अंत तक 108 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो देखा यहाँ अंत में दोनों की लंबाई लगभग समान है, और यहीं पे स्टार्टिंग में जन्म के समय बालक शिशु की लंबाई 51 सेंटीमीटर और बालिका शिशु की लंबाई जो है वो 50.5 सेंटीमीटर की है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं जन्म के समय जो बच्चे का मस्तिष्क का भार होता है वो 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम का होता है। ठीक है, 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम का होता है। और वहीं इस अवस्था के अंत तक जो मस्तिष्क का भार होता है 1250 ग्राम का हो जाता है। ठीक है, यानी कि 300 से 350 ग्राम स्टार्टिंग में होता है, और इस अवस्था के अंत तक जो मस्तिष्क का भार हो जाता है वो कितना हो जाता है? 1250 ग्राम। यही ध्यान दीजिए, जन्म के समय जो शिशु जन्म लेता है, यानी चाहे बालक शिशु हो या बालिका शिशु हो, उसका जो वजन होता है वो 3 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम का होता है। ठीक है, जब बालक या बालिका शिशु का जन्म होता है तो उस समय कितना ग्राम वेट अगर पूछा जाए तो 3 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम। अगर पाउंड की बात करते हैं तो पाउंड में जो वेट होता है वो 7 से 8 पाउंड का होता है। ठीक है, और यहीं पे अंत में जो वेट हो जाता है बालक या बालिका शिशु का 16 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ठीक है, लगभग 16 किलोग्राम का हो जाता है, यानी स्टार्टिंग में जन्म के समय जो वेट होता है वो 3 से 3.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम, और इसी अवस्था के अंत तक 16 किलोग्राम का वेट हो जाता है। तो आपने मस्तिष्क के भार के बारे में पढ़ा, आपने बालक और बालिका शिशु की लंबाई से रिलेटेड टर्म्स देखे, भार से रिलेटेड टर्म्स देखे। हड्डियां जो होती हैं वो 270 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 270 हड्डियां होती हैं। शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। 6 माह में एक दांत, यानी दांतों की नींव तो गर्भावस्था में ही पड़ चुकी होती है, लेकिन 6 माह का जब शिशु हो जाता है तब उसका एक दांत निकलता है। ठीक है, जो एक दांत होता है वो 6 माह में निकलता है, और इस अवस्था के यानी शैशवावस्था के अंत तक 13 से 14 लगभग दांत निकल आते हैं
क्योंकि जिन्हें हम दूध के दांत भी बोलते हैं। तो 13 से 14 लगभग दांत निकल आते हैं जिन्हें हम अस्थायी दांत बोलते हैं। 23 से 25% मांसपेशियों का विकास हो चुका होता है। ठीक है, शैशवावस्था में जो मांसपेशियों का विकास हुआ होता है वो 23 से 25% तक मांसपेशियों का विकास हो चुका होता है। और हृदय की धड़कन की बात करते हैं तो जो हृदय की धड़कन है वो 140 बार प्रति मिनट, ठीक है, यानी कि जो हृदय की धड़कन है वो 140 बार प्रति मिनट शैशवावस्था में होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं हमेशा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से माह में कौन सी विशेषता बच्चे के अंदर आ जाती है। तो एक माह का जब बालक होता है या बालिका शिशु होती है, ठीक है, शिशु की बात कर रहे हैं, एक माह में जो शिशु होता है वो सिर उठाने लगता है। एक माह का शिशु सिर उठाने लगता है। जब 4 माह का शिशु होता है तो वो सहारे के साथ बैठने लगता है। ठीक है, सहारा दे दीजिए तो वो बैठ जाएगा। वस्तुओं को पकड़ना, कोई वस्तु होगी तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, मुस्कुराने लगेगा, आप उसको हंसाइए वो मुस्कुराने लगेगा और तरह तरह की चीखें निकालेगा, आवाजें निकालेगा। तो ये कौन सा माह होता है? 4 माह का। जब 4 माह का शिशु होता है तो सहारे के साथ बैठने लगता है, वस्तुओं को पकड़ने लगता है, मुस्कुराने लगता है और तरह तरह की आवाजें निकालना प्रारंभ कर देता है। 1 माह का शिशु होता है, सिर उठाना सीख जाता है, वो सिर भले ही कंट्रोल ना हो लेकिन सिर उठाना सीख जाएगा। 4 माह का शिशु जो होता है सहारे के साथ बैठना सीख जाएगा, मुस्कुराना सीख जाएगा, वस्तुओं को पकड़ना सीख जाएगा, तरह तरह की आवाजें निकालना सीख जाएगा। और 6 माह का शिशु होता है तो एक विशेषता मैंने बताई थी कि एक दांत लगभग निकल चुका होता है और नाम पहचानने लगता है। अगर उसका नाम कुछ भी रख दिया तो वो क्या करेगा, उस नाम से वो पहचानने लगेगा। ठीक है, उसी का नाम जो भी रख दिया, उस बच्चे को छोटू कह के बुला रहे हैं तो वो छोटू हो तो वो देखने लगेगा इधर उधर। तो 6 माह का जब बालक होता है, शिशु होता है, तो वो अपने नाम को पहचानने लगता है। प्लस इसी माह में एक दांत भी निकल आता है। 7 माह का, ठीक है, सीक्वेंस में देखते जाइए। 7 माह का बिना सहारे के बैठने, 4 माह में वो सहारे के साथ में और 7 माह में क्या होता है, सहारे के साथ बिना सहारे के बैठने लगता है। ठीक है, 7 माह का होता है तो बिना सहारा, 7 बिना सहारा, ठीक है, याद रखिएगा। 8 माह में होता है वो खिलौनों से खेलना सीख जाता है, खिलौनों के साथ में खेलने लगता है। 8 माह का बालक होता है, उसे खिलौने देती है, वो खिलौनों में बिजी हो जाएगा। तो 8 माह का बालक खिलौनों से खेलना सीखे, टैडी वगैरह देती है वो पकड़ने लगेगा। 10 माह का बालक जब शिशु होता है तो घुटनों पर चलने लगता है। ठीक है, देखा होगा घुटनों पे चलने लगते हैं शिशु। तो 10 माह का जो शिशु होता है वो घुटने पे चलता है, शब्द बोलना शुरू कर देता है, जैसे मम, इस टाइप का, ठीक है, पानी, तो इस टाइप का बोलने लगेगा, एक शब्द बोलने लगता है और क्या करता है, घुटनों पर चलने लगता है। ठीक है, 14 माह का जब शिशु हो जाता है तो वो खड़ा होना सीख जाता है। ठीक है, खड़े होना, पहले घुटनों पे चलना सीखा, फिर वो क्या करता है, 14 माह का होता है तो खड़े होना सीख जाता है। प्रथम सार्थक शब्द बोलने लगता है। प्रथम सार्थक शब्द, जैसे यहाँ पे शब्द बोलता है म, उसका कोई, उसने जो लैंग्वेज सीखी है, जो उसको जो अर्थ पता चल रहा है बस वही बोल रहा है। लेकिन 14 माह में वो सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, वो बोलने लगता है। जैसे यहाँ मम बोला है, वहाँ पानी बोलेगा। ठीक, इस टाइप से, यानी 14 माह का जो शिशु होता है तो वो खड़े होना सीख जाएगा, प्रथम सार्थक शब्द बोलने लगेगा। 14 माह का जब शिशु होगा तो पैरों पे चलना, अभी खड़े होना सीखा था, जस्ट 1 महीने बाद वो क्या करेगा, पैरों पे चलना सीख जाएगा। 20 माह का, 15 माह के बाद में 20 माह में एक वाक्य बोलना शुरू कर देगा, एक वाक्य बोलना शुरू कर देगा। यानी 20 माह का होगा तो एक वाक्य बोलना शुरू कर देगा, पानी पीना है, पानी पीना है, इस टाइप से बोल देगा। ठीक, ये कब होगा, 20 माह में। ठीक है, तो 1 माह में सिर उठाना, 4 माह में सहारे के साथ बैठना, मुस्कुराना, वस्तुओं को पकड़ना, आवाजें निकालना, 6 माह में दांत निकलना, नाम पहचानना, 7 माह में बिना सहारे के बैठना, 8 माह में खिलौनों से खेलना, 10 माह में घुटनों पर चलना, शब्द बोलना, 14 माह में खड़े होना, प्रथम सार्थक शब्द बोलना, 15 माह में पैरों पे चलना और 20 माह में एक वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, 3 वर्ष का जब बालक शिशु हो जाता है, ठीक है, शिशु जब 3 वर्ष का हो जाता है तो 5 से 7 वाक्य बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, 3 वर्ष, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे 3 वर्ष के होते हैं, स्कूलों में प्ले ग्रुप में चले भी जाते हैं, तो
5 से 7 वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है, गिनतियां सीखने लगता है। ठीक है, आप 1 से 10 तक गिनतियां सिखाइए, सीखने लगेगा। रेखाएं बनाना, रेखाएं चाहे वो ऐसे ऐसे कैसी भी रेखाएं बनाना शुरू कर देगा। तो 3 वर्ष का होगा तो क्या करेगा, 5 से 7 वाक्य बोलना शुरू कर देगा, गिनतियां सीखने लगेगा और क्या सीखने लगेगा, रेखाएं खींचना सीखने लगेगा। ठीक है, 4 वर्ष का जब शिशु होता है तो नई वस्तुओं को जानने की कोशिश करेगा। जैसे कि किसी के घर पे गया, कंप्यूटर रखा है तो उसे जानने की कोशिश करेगा, माउस पकड़ने की कोशिश करेगा। तो क्या है, नई वस्तुओं को जानने की कोशिश करेगा, क्रम में वस्तुओं को लगाना सीखेगा। आप उसको पजल से रिलेटेड गेम दे दीजिए, 1 2 3 4 इधर उधर बिखरा दीजिए। ठीक है, और वो क्या करेगा, उनको क्रम से लगाने लगेगा। ठीक है, ABCD उनको दे दीजिए तो वो क्रम से लगाने लगेगा। पजल दे दीजिए ABCD का तो वो क्रम से लगाने लगेगा। तो 4 वर्ष में क्या करता है, नई वस्तुओं को जानने की कोशिश करता है, क्रम से वस्तुओं को लगाने लगता है। 6 वर्ष का जब शिशु होता है, इसी अवस्था के अंत में हम पहुंच रहे हैं, तो 15 से 20 तक की गिनतियां सीख लेता है। 15 से 20 तक की गिनतियां सीखता है, शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। अभी तक वो वाक्य उसे नहीं पता शुद्ध है अशुद्ध है, लेकिन अब जब वो 6 वर्ष का हो रहा है तो वो क्या करता है, शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। तो हमने शैशवावस्था में शारीरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब हम इसके कुछ उपनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उपनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। उपनाम, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, स्कूल पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। स्कूल पूर्व अवस्था स्कूल के जाने से पहले की अवस्था होती है। ठीक है, बच्चे के स्कूल पूर्व अवस्था कहलाती है। अभी इस अवस्था में लगभग प्ले ग्रुप वगैरह में जाने लगते हैं बच्चे, तो ये स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती है। इसी कारण से हम क्या कहते हैं, स्कूल पूर्व अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को हम स्कूल पूर्व अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, खिलौनों की आयु भी कहते हैं। खिलौनों की आयु क्या कहलाती है, खिलौनों की आयु भी कहलाती है। ये अवस्था, बच्चे ज्यादातर इस अवस्था में क्या करते हैं, खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अभी आपने देखा भी था। ठीक है, तो खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं, कोई भी खिलौना मिल जाता है उसी में बिजी रहेंगे। तो ये क्या कहलाती है, खिलौनों की उम्र भी कहलाती है, खिलौनों की आयु भी कहलाती है। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, यानी कि ये अपने मस्तिष्क का प्रयोग ना करके ये किसी भी चीज को इस उम्र में जो चीजें सीखते हैं वो अनुकरण द्वारा। आप कुछ बोल रहे होंगे, बड़ा कोई बोल रहा होगा, वो बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसी चीज को वो दोहराने लगेगा, अनुकरण द्वारा सीखेगा ज्यादा। अगर उसे ये नहीं पता है कि ये चीज गलत है या सही है, अगर आप उसके सामने गलत चीजें भी बोलेंगे वो भी सीख जाएगा। ठीक है, बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने कोई अपशब्द भी यूज कीजिए तो वो उसी को सीख जाएंगे। तो अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ठीक है, बच्चे अपना मानसिक अपने मस्तिष्क का प्रयोग ना करके वो हर चीज देख के सीखते हैं। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। इसका उपनाम है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। भावी जीवन की आधारशिला। ठीक है, भावी जीवन की आधारशिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधारशिला। यानी कि सबसे ज्यादा जो बच्चा सीखता है वो इसी अवस्था में सीखता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बच्चा सीखता है वो इसी अवस्था में सीखता है, और इसी वजह से हम इसे भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही जितना भी जो भी नई नई चीजें सीखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग होती है, बच्चा यहीं से सीखना स्टार्ट करता है। जो चीज यहाँ पे सिखा दी जाएगी उसी चीज पे ज्यादा ये फोकस करेगा। ठीक है, इस वजह से ये अवस्था भावी जीवन की आधारशिला कहलाती है। फिर इसको बोलते हैं संस्कार के निर्माण की अवस्था। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, यानी कि
इस उम्र में अगर आप बच्चे को जितना ज्यादा वो मैनर सिखा दीजिए, बच्चे मैनरफुली वे में बात करेंगे, ठीक है, जितना आप बदतमीजी सिखाएंगे वैसे ही बच्चे बदतमीज टाइप के बनते चले जाएंगे। इस उम्र में जो बच्चे को आप जैसा, अगर उनको नमस्कार करना सिखा दिया तो वो उसी टाइप से नमस्ते भी करेंगे, पैर छूना सिखा दिया तो वो उसी चीज को फॉलो करते रहेंगे। तो ये क्या कहलाती है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। ये बहुत ही इस अवस्था में आप ये चीज याद रखिए, जो शैशवावस्था है इस समय बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, ठीक है, इस अवस्था में सबसे ज्यादा सीखता है, इसीलिए इसको निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा जाता है, भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है, ठीक है। मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, सीखने का अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल भी कहलाता है, अनोखा काल, यानी मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन कोई भी चीज देखेगा, ठीक है, बच्चा उसी को पकड़ेगा, पकड़ के उसी को सीख जाएगा, देखेगा, तो वो क्या है, जो सामने उसके, जो भी शिशु के सामने है, प्रेजेंट है, जिस चीज को वो छू के देखे, अगर कोई चीज जैसे उसने टच कर ली, ठीक है, गर्म लगी एकदम से, बाई चांस उसने प्रेस को पकड़ लिया, वो गर्म लगी, तो उसे उस चीज से डर हो जाएगा, ठीक है, उसने सामने देख लिया, अब वो क्या करेगा, उसके पास भी नहीं जाएगा। तो वो मूर्त चीज उसने देखी और उसने उस चीज को सीख लिया कि ये चीज उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो ये क्या है, मूर्त चिंतन की अवस्था, सीखने का अनोखा काल। इसी उम्र में सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है, ठीक है, इसी उम्र में जितना आप सिखाएंगे बच्चे को वो वही चीजें सीखेगा, ठीक है, इस समय क्या करेगा, सबसे ज्यादा सीखेगा। खतरनाक उम्र या नाजुक उम्र की अवस्था, खतरनाक उम्र या नाजुक उम्र की अवस्था, ये बहुत ही खतरनाक उम्र या नाजुक उम्र की अवस्था है, बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है, इनको इस समय बहुत ज्यादा पकड़ने की, देखभाल की आवश्यकता होती है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम अगर गिर जाएंगे हमें चोट लग जाएगी, ठीक है, बहुत ही नाजुक उम्र होती है, तो ये क्या है, खतरनाक उम्र या नाजुक उम्र की अवस्था भी कहलाती है, ठीक है। पूर्व विद्यालय की अवस्था, प्रिय लगने की अवस्था, प्रिय लगने की अवस्था, इस समय हर चीज जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मोस्टली चीजों से इन्हें बहुत ज्यादा लगाव होता है, अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होता है इन्हें, तो क्या है, प्रिय लगने की अवस्था। ये अवस्था क्या होती है, कोई भी चीज अगर इनको नई चीज मिल जाएगी तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं जब तक वो बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च ना कर लें, ठीक है, तो इन्हें ये चीज क्या होती है, ये प्रिय लगने की अवस्था भी कहलाती है, स्कूल पूर्व अवस्था कहलाती है, खिलौनों की आयु कहलाती है, ठीक है। सीखने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, अर्ध स्वप्न की अवस्था, अर्ध स्वप्न की अवस्था, अर्ध स्वप्न की अवस्था, अर्ध स्वप्न की अवस्था, यानी बच्चा अपने में ही खोया रहता है, ठीक है, ऐसा लगता है वो अपने सपनों में खोया हुआ है, और जब वो बड़ा होता है, जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की एज में आता है, तो जो भी इसके साथ यहाँ पे जो इस उम्र की जितनी भी चीजें होती है वो लगभग भूल चुका होता है, तो इसी वजह से कहते हैं कि ये अर्ध स्वप्न की अवस्था है, अपने में ही ये फोकस कर, अपने ऊपर ये फोकस करता है, हर चीज अपने में ही खोया रहता है, किसी ज्यादा से दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, तो इस वजह से कहते हैं कि अर्ध स्वप्न की अवस्था है, ठीक है। बलबलाने की अवस्था भी कहलाता है, ये बलबलाने की अवस्था, बलबलाने की अवस्था, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, अपने में ही बड़बड़ाता रहेगा, अपनी धुन में मस्त रहेगा, कहते हैं बच्चा अपने में अकेले में रहेगा, अपना अकेले मस्त रहेगा, बलबलाता रहेगा, जो समझ में आ रहा है वो बोलेगा, किसी भी चीज को कुछ भी नाम दे देगा, अपने मन से ही मम कह दिया तो वो मम मम कहेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, तो आपने देखा कि ये अवस्थाओं के, यानी कि इस अवस्था के उपनाम है, इन नामों से इसको जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसके उपनामों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसको क्या क्या बोलते हैं, खतरनाक उम्र या नाजुक उम्र की अवस्था कौन सी कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है, प्रिय लगने की अवस्था, ठीक है, प्रिय लगने की अवस्था है, स्कूल पूर्व अवस्था कहते हैं इसे, अर्ध स्वप्न की अवस्था है, खिलौनों की आयु कहलाती है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, भावी जीवन की आधारशिला है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था है, मूर्त चिंतन की अवस्था है, सीखने का अनोखा काल है, बलबलाने की अवस्था है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, जो भी इसके उपनाम है,
इनको आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं विशेषताओं के बारे में बताऊंगी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विशेषताओं से भी बनते हैं। और जो भी शैशवावस्था के विषय में जो भी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो किस टाइप से इस अवस्था को परिभाषित किया है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने टर्म्स में किस टाइप से परिभाषित किया है, मैं इसको भी बताऊंगी और याद कराने की भी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए हमारी यहीं तक क्लास समाप्त होती है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस मेरे टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।